सभी का स्वागत है टारगेट सिलेक्शन पे। और आपकी जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके रेलवे के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम जो हुए हैं 2019 और 2015 में वो आपके आए, उन क्वेश्चंस के ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फर्स्ट से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन आता है, ये मानते हुए चलिए कि आपको हर एक क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चला जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन ए को, विटामिन बी को, सी को या फिर डी को, किसको आपका एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा कि जो हमारा विटामिन सी होता है, ठीक है, यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे, जो विटामिन सी होता है इसको हमारा क्या बोलते हैं, इसको हमारा एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। पहली बात तो आप लोग यहाँ पर ये नोट करें, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को आपका शुगर एसिड भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, शुगर एसिड भी बोला जाता है। या फिर ये समझते हुए चलो कि जिन में जो चीज आपकी बहुत ज्यादा रसदार होगी या फिर खट्टी होगी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो चीज आपकी बहुत ज्यादा रसेदार होगी या फिर आपकी बहुत ज्यादा खट्टी होगी, उन चीजों में हमेशा इस पॉइंट को याद रखना कि इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, इसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझते हुए चलो कि जो नींबू होता है, नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड बहुत पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो आपका यहाँ पे संतरा होता है, इसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड बहुत पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आंवला हो जाता है, इसमें भी जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी आपका बहुत प्रचुर मात्रा में या ज्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इससे कौन सा रोग जो है वो आपका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी के अभाव में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि विटामिन सी का जो अभाव होता है, उस अभाव में यहाँ पर क्या हो जाता है, उस अभाव में आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा कि इसमें जो है स्कर्वी रोग आपका होता है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर डाल लीजिएगा कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग जो है वो आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी। तो विटामिन सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन। साथियों, अगर आप लोग 100% आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को साथियों पास करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको साथियों आपके एग्जाम के लिए 100 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी साथियों पीवाईक्यू बनते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको दिए जा रहे हैं, सब सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। तो ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में साथियों दी जा रही है। और अगर आपका एग्जाम साथियों एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी के भी साथियों आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और पीवाईक्यू दिए जाएंगे प्रीवियस, यानी कि एनटीपीसी के जितने पेपर हो चुके हैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट, उन सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन होगा। ठीक, और ये 249 में ही है। ये भी अगर आपका साथियों एग्जाम ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी के भी आपको अलग से 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और पीवाईक्यू दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये 249 में सारी चीजें, सारे एग्जाम, सारे रेलवे के एग्जाम, सारे एसएससी एग्जाम के साथियों सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इसको पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से 70% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो प्रत्येक परीक्षा में साथियों 90% नहीं तो 70% तो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और रेलवे कांस्टेबल के बाद साथियों आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम है और एनटीपीसी का भी एग्जाम है। ठीक है ना, और ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसको साथियों अगर आपको कोई दिक्कत लेने में आएगी तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए और अपना सिलेक्शन निश्चित करने के लिए इसको जरूर ले लीजिएगा आप लोग। अगला है कि दांतों की कैविटी किस तत्व की कमी से होती है। दांतों में जो कैविटी है वो आपको बताना है कि किस तत्व की कमी से जो है दांतों के अंदर कैविटी होती है। ठीक है, देखो कैविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैविटी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि दांतों का सड़ जाना। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी याद रखना कि जो दांत होते हैं, दांतों का सड़ जाना जो है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा यहाँ पे कैविटी का मीनिंग होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो होता क्या है कि इससे दांतों में छेद होने लगते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इससे क्या होने लगते हैं, इससे दांतों में छेद होने लगते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दांतों में फ्लोरीन की कमी हो जाती है। ठीक है, किसकी कमी हो जाती है, तो इसमें जो है दांतों में जो है वो आपकी फ्लोरीन की कमी हो जाती है। ये यहाँ पे दो चीजें आपकी हो जाती है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी को भी ये दिक्कत हो जाती है, फ्लोरीन की कमी यहाँ पर हो जाती है, तो किस तत्व की कमी होती है, फ्लोरीन। और किसी को भी दिक्कत होती है तो इसके कुछ एक लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण कैसे क्या होते हैं
कि दांतों में संवेदना होने लगेगी या फिर दांत में दर्द होगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, दांत का जो दर्द है वो इसमें मेन हो जाता है। ठीक है, दांतों में जो संवेदना होती है, ये भी यहाँ पे नोट करना कि दांतों में जो संवेदना होती है वो भी आपकी इनमें से एक हो जाती है। ठीक है, दांतों में संवेदना होना, दांतों में दर्द होना, ठीक है, या फिर दांतों में छेद हो जाना, दांत काले पड़ जाना। ठीक है ना, क्या पड़ जाना है यहाँ पे, काले पड़ जाना। तो ये कुछ आपके मेजर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रीजन हो जाते हैं। या फिर सफेद दाग पड़ जाना। ठीक है ना, क्या हो जाता है, या फिर क्या पड़ जाना है यहाँ पे, सफेद दाग पड़ जाना। ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इसके कुछ बेसिकली रीजन हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है। सभी को पता होगा कि सबसे छोटी हड्डी जो है वो आपकी स्टेपिज होती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, स्टेपिज हो जाती है। और कहाँ पे होती है, तो याद रखना कि कान के मध्य में जो आपकी हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर आप याद रखिए क्या होती है, कान के मध्य में हड्डी आपकी हो जाती है, जिसको हमारा स्टेपिज की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अब यही वो आपकी स्टेपिज हड्डी का मेनली वर्क अगर यहाँ पर से बात करते हैं क्या होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ध्वनि होती है उससे जो कंपन होता है, ठीक है ना, जो ध्वनि हो जाती है और ध्वनि से जो यहाँ पे कंपन होता है वो एक्चुअल में इसी की वजह से होता है। ठीक है, ध्वनि में जो कंपन होता है वो आपका इसी की वजह से होता है, और जिसके कारण क्या होता है, वातावरण में आवाज जो है, ठीक है, वातावरण में कोई भी आवाज आपकी आती है, ठीक है, तो वातावरण की जो भी आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है, वातावरण में कोई भी आवाज हो रही है, वातावरण के अंदर जो भी कंपन होता है, ठीक है, वो कुछ भी जो आपको सुनाई देता है वो आपका स्टेपिज हड्डी की मदद से ही सुनाई देता है। और कान के मध्य में होती है, सबसे छोटी क्या बोली जाती है, आपकी हड्डी बोली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, देखो, तंत्र की मूल संरचनात्मक या फिर आपका क्रियात्मक इकाई जो है वो आपके न्यूरॉन होगा। ठीक है ना, क्या हो जाती है, न्यूरॉन। ठीक है, अब इसका मेन वर्क तो पता होगा, तंत्र का मेन वर्क क्या है, तो बोलोगे सर ये वही तंत्र है जिसकी मदद से मानव सोच पाता है। ठीक है, क्या हो पाता है, मानव जो है सोचने का कार्य करता है। ये वही तंत्र है जिससे यहाँ पे व्यक्ति जो है वो क्या करता है, समझने का कार्य करता है। ठीक, और ये वही तंत्र हो जाता है जिससे जो है कोई भी चीज यहाँ पे याद रखता है। ठीक है ना, क्या करता है, किसी भी चीज को यहाँ पर याद रखता है। ठीक है, तो ये आपका तंत्र हो जाता है। अब अगर इस तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये तो इसके कुछ वर्क हो जाते हैं। ठीक है, और तंत्र में यहाँ पे समझो क्या हो जाता है कि तंत्र कई चीजों से, जैसे कि आपके कुछ अंग होते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, कुछ अंगों से मिलकर बना होता है। तंत्र आपका तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, किससे मिलकर बना हुआ होता है, तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। या तंत्र जो है वो हमारा यहाँ पे मस्तिष्क से बनकर मिला होता है। ठीक है ना, मस्तिष्क से मिला होता है। ठीक है, बनकर ही पूरा बनता है। और जो हमारा मेरु रज्जु होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मेरु रज्जु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा बना होता है। ठीक है, इस बात को समझना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। जो पहला भाग होता है उसको आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, क्या हो जाता है, जो पहला भाग होता है उसको हमारा क्या बोला जाता है, उसको हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाता है। दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। ठीक है ना, दूसरा हमारा क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। ठीक, तीसरा आपका सव्यात हो जाता है। सव्यात जो है वो भी आपका यहाँ पर हो जाता है। तो इसके क्या हो जाते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी क्रिया जो है वो आपकी रासायनिक परिवर्तन हो जाती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपकी रासायनिक क्रिया है। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय जो है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थित था। ठीक है, देखो, आरबीआई के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 को यहाँ पर याद रखिए इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय था, ठीक है, ये भी यहाँ पर नोट करिएगा, इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो आपका कहाँ पर हो जाता है, तो वो आपका कोलकाता में। ठीक है,
1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती, मुख्यालय कोलकाता में। और दूसरी चीज यहाँ पे समझो कि क्या हो जाता है कि उसके बाद 1937 में इसको स्थानांतरित करके कहाँ पे रखा जाता है, तो स्थानांतरित करके इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई रख दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई रख दिया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना तो पहले कोलकाता में हुई, बाद में स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करने के बाद आपका क्या हो जाता है 1937 में इसको वहां से हटाते हैं। ठीक है, कोलकाता से। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कब करा गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1969, ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे 19 जुलाई 1969 को क्या करा जाता है, राष्ट्रीय, ठीक है, करण जो है बैंकों का करा जाता है। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीयकरण करा जाता है। अब ये जो राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, यहाँ पर समझना कि जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है वो हमारे किसके द्वारा करा गया था, फिर किसने जो है वो आपका राष्ट्रीयकरण करा था, ये यहाँ पे पॉइंट। तो ये जो राष्ट्रीयकरण है वो यहाँ पे सीवी गिरी के द्वारा करा गया। ठीक है ना, उस समय पर कौन थे हमारे उपराष्ट्रपति। ये भी नोट करिएगा कि उस समय पर हमारे कौन हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, और उनका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, तो श्री वीवी गिरी जो है वो उनका नाम हो जाता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे श्री वीवी गिरी जो है वो उनका यहाँ पर क्या हो जाता है, नाम। तो इनके द्वारा यहाँ पे करा गया था। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर समझो क्या हो जाता है कि कार्यवाद एक तरीके से ये जो यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उस समय पर क्या करा गया था, 14 व्यापारिक बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण करा गया। कितनी बैंकों का, तो 14 आपकी व्यापारिक, ठीक है, बैंकों का यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है 1969। पहली बात यहाँ पर याद, ठीक है ना, जबकि दूसरी बार भी आपका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखना कि दूसरी बार भी आपका राष्ट्रीयकरण, और जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण होता है तो ये कितनी बैंकों का होता है, तो यहाँ पर याद रखना दूसरी बार में 6 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण। ठीक है ना, क्या होता है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। वो भी कब होता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखिएगा 1969 डी वाला जो आपका ऑप्शन आंसर है वो हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको बताना। ठीक है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता आपको बताना है यहाँ पर कौन सी। ठीक है, ये मानसून पर निर्भर है, या फिर कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, या यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों का प्रधानता है। तो यहाँ पे आपको बताने की विशेषता जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर याद रखिए इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता। ठीक, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, अक्सर रबी फसल की खेती क्या होती है। ठीक है ना, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रबी फसल की जो खेती है सर्दी और बसंत ऋतु में होती है पहले। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या याद रखोगे कि ये जो खेती है वो हमारी क्या हो जाती है, सर्दी में होती है और बसंत ऋतु में हमारी। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको याद है। ठीक है, इन 2 ऋतुओं में जो खेती है वो आपकी करी जाती है। क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कब से लेके कब के बीच में, तो नवंबर से लेकर, ठीक है ना, यहाँ पे नोट करना, नवंबर से लेकर, ठीक है, और आपका अप्रैल के बीच में ये जो खेती है वो आपकी करी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, नवंबर से लेकर आपकी अप्रैल के बीच में जो खेती है वो आपकी करी जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब ये आपकी खेती करी जाती है तो इसकी सिंचाई, ठीक है ना, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इसकी सिंचाई में, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसकी सिंचाई में पानी की जो आवश्यकता है वो कम पड़ती है। ठीक है ना, पानी की जो आवश्यकता हो जाती है वो क्या हो जाती है, आवश्यकता जो है वो यहाँ पर बेसिकली याद रखना कि कम ही पड़ती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कम ही पड़ती है। पहली बात तो आप यहाँ पर नोट करें। ठीक है, क्या बिल्कुल ठीक है। और होती कौन कौन सी रबी फसलें हैं, जैसे कि गेहूं जो है वो आपकी रबी फसल, ठीक है, जौ जो है वो आपकी रबी फसल है, और मकई जो है वो आपकी रबी की फसल है, बाजरा जो है वो आपकी रबी की फसल है। ठीक है, इसके अलावा सौंफ जो है वो आपकी रबी की फसल है। ठीक है, और इसके अलावा राई जो है वो आपकी रबी की फसल है। ठीक है, मेथी जो है वो आपकी रबी की फसल हो जाती है, आपका जीरा जो है वो आपकी रबी की फसल हो जाती है, और अलसी की जो हो जाती है, ठीक है ना, अलसी ये भी आपकी रबी की फसल हो जाती है। ठीक है, तो रबी की फसल की जो खेती है वो आपकी कब करी जाती है, तो बहुत आसान है। ठीक है, सर्दी के मौसम में जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, नवंबर। अगला ऑप्शन देखो क्या है,
राजधानी बतानी है किसकी, इजराइल की, जेरूसलम जो है वो आपकी राजधानी। भारतीय संविधान का भाग दूसरा किससे संबंधित है, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या फिर संघ से। चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर याद रखना कि भारतीय संविधान का जो भाग दूसरा है, ठीक है ना, तो ये इसमें जो है पूरा का पूरा नागरिकता का प्रावधान, याद रखना किसका प्रावधान हो जाता है, नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 तरीके के इसमें क्या है, नागरिकता प्रदान करेंगे, ठीक है ना। 5 तरह से नागरिकता प्रदान करी जाती है, जन्म से, ठीक है, वंश से, देशीयकरण से, भूमि अर्जन से, और पंजीकरण। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, आपको बताना, ठीक है। देखो, अगर हम लोग 329 और 324 और 329 के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा किससे संबंधित हो जाता है, तो ये हमारा चुनाव से संबंधित, ठीक है ना, इससे संबंधित हो जाता है चुनाव। अब है क्या, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यह एक तरीके का जो हमारा 324 से 329 के बीच में है, ठीक है। ये सबसे पहले ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में आते हैं। पहली बात तो कि हमारे संविधान के, ठीक है, क्या हो जाता है, हमारे संविधान के भाग 15 में जो है, ठीक है ना, यहाँ पर याद, संविधान के भाग 15 में जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है वो आपके आते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तरीके का ये जो हमारा भाग है ये संवैधानिक स्वतंत्र स्थायी निकाय, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना संवैधानिक स्वतंत्र जो है वो आपका स्थायी निकाय हो जाता है। अब संविधान का जो हमारा भाग 15 हो जाता है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये तरीके से ना संवैधानिक स्वतंत्र और स्थायी निकाय, ठीक है। चलो अब 326 में यहाँ पर देखो, 324 तक तो आपको पता है, लेकिन 326 में यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बेसिकली क्या है, चुनाव है, ठीक है। तो उसमें रूल भी बनाए गए हैं कि भाई तुम वोट दे सकते हो, तुम वोट नहीं दे सकते। तो चुनाव में ऐसी प्रक्रिया है ना भारत के अंदर, जब चुनाव होते हैं तब आपके सगे बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब जब चुनाव होगा तो जो आपसे जीवन भर बोला भी नहीं है ना, वो भी आपसे बोलेगा तो वोट दीजिएगा। तो सेम चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में कौन लोग यहाँ पे मत डालेंगे, मत डालने का भी तो एक क्राइटेरिया होगा। तो मत डालने का क्राइटेरिया, फिर मत डालने का जो प्रावधान होता है वो आर्टिकल 326 में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाता है, 326 जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल होता है, इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा मत डालने का, मत डालने का वो हमारा इसमें बोला कि किस वयस्क वो, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा वयस्क के मत डालने का जो प्रावधान है वो हमारा बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है, तो एक तरीके से इस अधिकार को हमारा वैधानिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है। मत डालने के अधिकार को ये भी यहाँ पर याद रखिएगा क्या बोला जाता है, तो इसको हमारा यहाँ पे वैधानिक अधिकार भी जो है नाम पर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि हमारा क्या कहते हैं इसको जो है वो हमारा, ठीक है, वैधानिक अधिकार। चलिए देखिए इसको हमारा क्या कहते हैं, तो इसको हमारा वैधानिक अधिकार जो है वो आपका नाम, ठीक है, तो वैधानिक अधिकार। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अब होता है क्या है, ये सारी चीजें चल रही होती है लेकिन सारी चीजें चेंजेस होते हैं। जब चेंज होते हैं तो संविधान में 61वां संविधान संशोधन होता है 1989। 61वां संविधान संशोधन हमारा होता है। जब हमारे 61वां संविधान संशोधन होता है तो वहां से क्या होता है, मताधिकार की जो एज थी पहले, ठीक है ना, जो मताधिकार की जो एज थी, ठीक है, यहाँ पे नोट करना, जो मताधिकार की जो एज थी वो कितनी थी, 21 ईयर, ठीक है, कितनी थी, 21। वो एज घटाकर कितनी कर दी गई, ठीक है, वो एज जो है वो घटाकर आपकी कितनी कर दी जाती है, तो वो एज घटाकर 18 ईयर, ठीक है ना, कितनी कर दी जाती है, 18 ईयर। तो यहाँ पर इतना पॉइंट जो है उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो आपको बताना है कौन है, और ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या, ठीक है, या फिर क्या यहाँ पे हो जाता है। एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी ये आपने सुना जरूर होगा, ठीक है, और इसका रिलेशन जो है सीधा सीधा यहाँ पे
से बनता है, कि सीधा सीधा संविधान सभा से बनता है। ठीक है, कैसे संविधान सभा से बनता है ये समझो। यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। ठीक है ना, क्या हो जाता है इसका संविधान है, ठीक है, इस संविधान का जो प्रारूप है, ठीक है ना, क्या हो जाता है इस संविधान का जो प्रारूप है, उस प्रारूप पर यहाँ पर क्या करना, उस प्रारूप पर यहाँ पर विचार विमर्श करना। पहला चीज तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि इस पे विचार विमर्श करना जो है इसका क्या होता है, पहला फैक्टर होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे आपका गठन करा जाता है, एक संकल्प पहले पारित होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एक संकल्प पारित होता है। तो जो हमारा संकल्प पारित होता है उससे यहाँ पे गठन, ठीक है, क्या होता है, संकल्प पारित। संकल्प जब हमारा पारित होता है, वो हमारा कौन सा संकल्प पारित होता है, तो 1947, 29 अगस्त 1947, ठीक है, एक हमारा संकल्प पारित। तो उसके चलते यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके चलते ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो आपकी बनाई जाती है। क्या करी जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो हमारी बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने। ठीक है ना, कौन चुने गए थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या चुने जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो यहाँ पे अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें सदस्य बहुत, ठीक है, और वो मुख्य मुख्य से नाम आपको बता। सबसे पहले सदस्य जो आपके हो जाते हैं, ठीक है ना, कौन हो जाते हैं, सबसे पहले सदस्य आपके एन गोपाल स्वामी। ठीक है ना, यहाँ पर नोट करिएगा, पहले सदस्य यहाँ पर कौन होते हैं, एन गोपाल स्वामी। ठीक है, दूसरे सदस्य कौन हो जाते हैं, दूसरे सदस्य आपके हो जाते हैं यहाँ पे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे आपके कौन हो जाते हैं, तीसरे आपके डॉक्टर KM मुंशी हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी हो जाते हैं। चौथे हमारे यहाँ पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सादुल्ला। पांचवें आपके यहाँ पर कौन हो जाते हैं, एन माधव राव। ठीक है, तो इतने क्या हो जाते हैं यहाँ पे इसके सदस्य। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो हमारे करेक्ट। अगला है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं। ठीक है, यह एक लिखित संविधान है, सभी को पता है कि अनुन्नय है। ठीक है, इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल करा जाता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह आपको संघीय भी है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसद, विधायकों परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, कभी। ठीक है ना, कभी भी इसे राज्य के राज्यपालों के द्वारा, सांसदों, विधायकों के द्वारा उनके परामर्श से इसको संशोधित करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक आपको बताना है कौन। ठीक है, तो शंकराचार्य जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन है। मध्य युग में अगर हम लोग यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्रमुख के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे शंकराचार्य। ठीक है, अब शंकराचार्य जो है वो एक उपाधि है, इस चीज को यहाँ पर याद, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कहाँ आपके बेडेड रॉयल तितली की खोज की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेडेड रॉयल तितली की जो खोज थी वो आपकी कहाँ पर करी गई, तो ये आपकी त्रिपुरा में करी गई। और त्रिपुरा का थोड़ा सा स्टेटिक यहाँ पर समझिए, तो क्वेश्चन जो है वो आपके बने। ठीक है, त्रिपुरा में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, त्रिपुरा में अभी रिसेंट में क्या क्या हुआ है, यहाँ पे त्रिपुरा में एक हमारे सिद्धेश्वरी मंदिर हो जाता है। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर हमारा क्या हो जाता है, सिद्धेश्वरी मंदिर। ठीक है, सिद्धेश्वरी मंदिर की यहाँ पे स्थापना होती है, पहला। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, दूसरा यहाँ पे अगरतला में मेला लगता है 2024। ठीक है, 2024 अगरतला में मेला। ठीक है, अगरतला में क्या लगता है, मेला लगता है, जिसको दिव्य कला मेला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको दिव्य कला मेला जो है वो आपका बोला जाता है 2024 में आपका लगा। ठीक है,
और दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बना त्रिपुरा की सरकार के द्वारा, ठीक है, गुलाबी शौचालय जो है वो आपके बना, ठीक है, किसके लिए, महिलाओं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा किसके लिए, ये जो है महिलाओं के लिए, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें एक तरीके से एक ऐतिहासिक पूजा भी जो है वो आपकी फिर से स्टार्ट करी गई, जिसका नाम हो जाता है खर्ची पूजा, ठीक है ना, क्या हो जाता है, खर्ची पूजा जो है इसका नाम हो जाता है, ये आपकी स्टार्ट, ठीक है, चलिए। और यहाँ पे टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सौरभ गांगुली जो है वो यहाँ के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं, ठीक है। अब हाल ही में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलो इतना ही काफी क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका इंस्टीट्यूट 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर करा जाएगा, हाँ, आयोजन जो है कहाँ पर, जयपुर, भुवनेश्वर, ग्रेटर नोएडा या फिर आपका नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, बहादुर सिंह सागू जो है वो यहाँ पर आपके हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, बहादुर सिंह सागू जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन। अगला देखिए कि हाल ही में विश्व में सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ है, चीन, रूस, जापान, ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, तो जापान में यहाँ पर क्या हो जाता है, निधन, यहाँ पर याद रखिएगा कि जापान जो है वो यहाँ पे करेक्ट। हाल ही में किस देश में के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर, ठीक है ना, पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, तो एक्वाडोर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एक्वाडोर कहाँ पे बताया, कोलंबिया और पेरू, ठीक है ना, कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, यहाँ पे इसी के पास में आपका एक्वाडोर हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करेंसी वहाँ की यूएस डॉलर ही है, प्रेसिडेंट डेनियल नोबिया है। अब यहाँ पर से जो है वो आपका रीजनिंग का सेशन, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 42, 24, 34, 43, क्वेश्चन मार्क 18, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं इनको स्किप कर दीजिएगा, इनका कोई मतलब नहीं है, बाकी यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही आंसर है वो आपका क्या होगा। देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सामने क्या लिखा है, 42 लिखा है, फिर अगर 24 लिखा है, तो ये चेंज ही तो हो रहा है, ठीक है, आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे, जैसे अगर यहाँ पे 34 लिखा है तो ये पहले हो गया, बाद में हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3, है ना, यही तो हो रहा है, इसमें क्या चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे 89 लिखा है तो 8 आपका पहले हो जाएगा, 9 आपका इस तरीके से, 98 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे, उमेश श्रीकर के दाईं ओर और दूसरे स्थान पर है, ठीक है, उमेश जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, दाईं ओर, श्रीकर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक है, और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, दूसरे स्थान पर छाया के बाएं पड़ोस में यहाँ पर क्या हो जाता है, खड़ा हुआ है। बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, बद्री जो है वो छाया और ध्रुव के बीच में है, ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पे आपको बताना है कौन। चलो एक काम करो, पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्वेश्चन कोई इतना नहीं टफ नहीं है, ये आपसे लगेगा नहीं, क्वेश्चन वाकई में बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना, ये स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन समझो क्या है। उत्तर दिशा की तरफ फेस है, उमेश श्रीकर से दाईं ओर, मतलब श्रीकर से दाईं ओर दूसरे स्थान पर है उमेश, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे श्रीकर को मानते हैं, ठीक है ना, श्रीकर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया श्रीकर का फेस, दाईं ओर मतलब इसके राइट साइड, और कौन सा हो जाता है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो श्रीकर का तो एक अपना स्थान है और 2 स्थान छोड़ के, तो 2 स्थान छोड़ के यहाँ पे उमेश मतलब श्रीकर का अपना स्थान है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्थान ये छोड़ दिया और यहाँ पे क्या हो जाता है, उमेश, ठीक है, समझ।
और छाया शिखर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और छाया के बाएं पड़ोस में खड़ा है, तो यहाँ पे उमेश क्या हो जाता है, छाया के पास में जो है पे खड़ा हो जाता है। बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में, यहाँ पे बद्री भी है, बद्री जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बद्री जो है वो यहाँ पे दो लोगों के बीच में हो जाता है। और वो दो लोग कौन हो जाते हैं यहाँ पे, ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में और छाया के बीच में हो जाता है बद्री। ठीक, छाया के बीच में, ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पे कौन है, अब देखो इसमें क्या क्या हो गया, बद्री हो गया, छाया हो गई, ध्रुव हो गया, श्रीकर हो गया, उमेश हो गया, बचा आनंद, तो आनंद तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बोलिए। अब क्या है, ध्रुव के बाईं और चौथे स्थान पे, 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथे स्थान पे हमारा क्या हो जाता है, आनंद हो जाता है। तो डी वाला ही तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक, चलिए। प्लेस को किसी कोड लैंग्वेज में इस तरीके से लिख दिया है, ब्यूटी को कुछ उस तरीके से लिख दिया है, मेंशन को आपको पूछा जा रहा है। देखो प्लेस में देख लो, बाकी कुछ मत देखो। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्लेस, ठीक है ना, क्या देखते हैं, प्लेस देखते हैं। ठीक है, सेम डिजिट है, 6 उसमें है, तो और यहाँ पे आपके 7 दे रखे हैं। ठीक है, बस देखना है कि क्या टर्म कंडीशन जो है वो आपकी अप्लाई हो रही है और कुछ भी नहीं। एक काम करो, ठीक है ना। चलो, 144 का रिलेशन आपका 14 से दिया गया है, 81 का रिलेशन आपका पूछा जा रहा है किससे। अब 144 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, और 12 + 2 हमारा कितना हो जाता है, 12 + 2 हमारा यहाँ पे 14। ठीक, वही सेम 81 किसका स्क्वायर, 9 का, तो 9 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 + 2 हमारा 11। ठीक है, ए वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने, पी क्यू आर एस टी यू 6 मित्र में एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, टी आर के ठीक बाएं। चलो देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। पहले समझो दायां छोर और बायां छोर कौन सा होता है, क्वेश्चन उसके बाद तो क्लियर आपको हो ही जाएगा। ठीक है, एक हमने लाइन जो है उसको ड्रॉ कर दिया, इतनी लाइन ड्रॉ कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये जो है ना इस साइड का, ये आपका दायां छोर। ठीक है, बोलेंगे, और जो अगली साइड का है ये वाला, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, बायां छोर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, अब देखो, पी आर के ठीक बाएं है, पी जो है वो आर के ठीक बाएं है और एस के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, टी आर के ठीक बाएं बैठा है, टी जो है आर के ठीक बाएं बैठा है, और यू आर के बाएं ओर बैठा। तो हमने यहां पर देखा कि जो आर है ना, आर, आर के बाएं ओर कौन है, यहाँ पे पी है, और आर के दाएं ओर यहाँ पे कौन है, टी है। तो मतलब आर इन दोनों के बीच में है। तो अगर आर के यहाँ पे बाईं ओर क्या है, यहाँ पे पी है, और आर के दाईं ओर यहाँ पे टी है, तो कोई बुराई इसमें। अब यहाँ पर देखो, आर के ठीक बाईं ओर एस के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो मतलब एस के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, इसके दूसरे स्थान पे यहाँ पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपका एस बैठा हुआ है। ठीक, समझ गए। यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यू जो है वो आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यू जो है यहाँ पे आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और क्यू एस के ठीक बाएं ओर बैठा है, क्यू जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एस के ठीक आपका बाएं ओर बैठा हुआ। तो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के एकदम जो दायां छोर है यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। सी वाला जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, कद्दू पालक आलू। ठीक है ना, क्या है, कद्दू पालक आलू। अब यहाँ पे रिलेशन बनता है भाई, सीधी सी बात है, कद्दू अलग है, पालक अलग है, आलू अलग है, कोई रिलेशन बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कद्दू हो जाता है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पे पालक हो जाती है, ये यहाँ पे क्या हो जाती है, आलू हो जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, 7 14 25 45 81 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको बताना है कि जो हमारा सही आंसर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, देखो 7 से 14 तक जाने में क्या करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, है ना। 14 से 25 तक जाने में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। 25 से 45 तक जाने में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 को ऐड कर देंगे। ठीक है,
45 से 81 तक जाने में कितना ऐड हो रहा है, 36 ऐड हो रहा है। कि क्या हो, कहीं 7, कहीं 11, कहीं 20, कहीं 36, कुछ पता चल रहा है? कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है। अब देखो जरा, 7 से 11 के बीच में 4 का डिफरेंस, 11 से 20 के बीच में आपका 9 का डिफरेंस, 20 से 36 के बीच में आपका 16 का डिफरेंस। तो ये यहाँ पे क्या है, 2 का पहले यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, तो उसके बाद 5 का स्क्वायर होगा। मतलब आपका यहाँ पे 81 में 36 में हम लोग 25 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61 जो है वो आपका ऐड होगा, और कितना यहाँ पे 142 जो है ए वाला ऑप्शन वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लो, क्वेश्चन लिख देते हैं आपके सामने। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, ठीक है। पहला तो इसका ऑप्शन आंसर है, ये तो आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा रीजनिंग टफ कभी कभी पड़ जाती है इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होते हैं। ये 45 है। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर 7 से 14 के बीच में गए कितना हुआ, 7 जुड़ा, ठीक। 14 से 25 के बीच में गए कितना हुआ, यहाँ पे 11 जुड़ा, ठीक। 25 से 45 के बीच में गए कितना हुआ, यहाँ पे 20 जुड़ा, ठीक। 45 से 81 के बीच में गए कितना हुआ, यहाँ पे 36 जुड़ा, ठीक। 81 से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 61 को जोड़ देंगे, 61 से 229 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, 97, ठीक है। प्लस 7 11, अरे 97 को क्या जोड़ेंगे, चलो ठीक 61 यहाँ पे जोड़ेंगे, सॉरी 36 तक समझो यहाँ पे 11 हो गया, 11 के बाद यहाँ पे 20 जुड़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पे 36 जुड़ा था। अब 7 और 11 में 4 जुड़ रहा है, बोले बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 9 जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पे 16 जुड़ रहा है। अब देखो ये जो है ये आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये आपके 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 जब 36 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 81 में जब 61 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। इस हिसाब से जो है इसका आंसर आपका 142 जो है वो आपका लिखा जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि लॉक को यहाँ लॉक लिखा है MMFG लिखा है NKIC और OILY, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में बताना है कि हमारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। ये तो पता है कि P हमारा पहले प्लेस पर आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, P हमारा पहले प्लेस पर है, बाकी कोई झंझटबाजी देखनी ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखो O से अगर M तक गए तो क्या हुआ, माइनस का 2। ठीक, M से अगर K तक गए तो क्या हुआ, माइनस का 2। K से अगर I तक गए तो क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। और I से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है, I से क्या कर देंगे, अगर हम लोग माइनस का 2 कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो C से F तक गए प्लस का 3 हुआ, F से I तक गए तो प्लस का 3 हुआ, I से L तक गए तो प्लस का 3 हुआ, और L से अगर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, O। PGO। ठीक है, K वाला देखो अब आपका K से G तक जाएंगे तो क्या कर देंगे, माइनस का 4 कर देंगे। G से C तक जाएंगे माइनस का 4 कर देंगे। C से Y तक जाएंगे माइनस का 4 कर देंगे। Y से भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 4। तो जब Y से माइनस का 4 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, U। ठीक है, PGOU, तो मतलब C जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि डर्मेटोलॉजी को यहाँ पे 10 लिखा जाता है, मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है, तो नॉक्ट्यूर्नल को आपका बताना है कि क्या लिखा जाए। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपको देखना है। डर्मेटोलॉजी में अगर हम लोग यहाँ पे अक्षरों की संख्या काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 1 घटा देते हैं तो हमारे पास 10 है, इस हिसाब से 10 आ गया। मैक्सिमम में अगर देखते हैं 7, तो 7 माइनस 1 यहाँ पे 6 है। ठीक, NOCTUR और NAL, तो 9 माइनस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। तो बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या
करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलो आर से सटा हुआ यहाँ पर नहीं हो सकता, आपको बताइए। ठीक है, ये तो आपको आता होगा कि यू जो है, यू का अपोजिट यहाँ पे पी होगा। ठीक है, चलिए एस का अपोजिट क्यू होगा और टी का अपोजिट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे सटा हुआ क्या नहीं होगा, तो यू जो है, सॉरी टी जो है वो हमारा यहाँ पे इससे सटा हुआ नहीं होगा। ठीक है ना, चलो 36 है आपके सामने। ठीक है, 36 का 6 और 83 आपको बताना है, तो सिंपल सी बात है, 38 है यहाँ। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर और 2 आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो 36 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 38। ठीक है, 83 यहाँ पे लिखा हुआ है, 83 में क्या कर देंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, तो 81 प्लस आपका 2 कितना हो जाएगा 83। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 9 हो रहा है। चलो अगला देखिए, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार का भारी का संबंध, तो जिस प्रकार से गर्म का विलोम शब्द यहाँ पे ठंडा है, उसी प्रकार का भारी का यहाँ पर हल्का होगा। ठीक, रैंप को किसी कोड लैंग्वेज में 3611332 लिखा गया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है कि बाकी जो आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो रैंप में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे इन्होंने लिख दिया है, ये देखो आर का जो कोड लैंग्वेज है वो हमारा क्या हो जाता है, आर का 18 होता है प्लेस वैल्यू, ए का 1 होता है, एम का यहाँ पे 13 होता है, पी का यहाँ पर 16, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पे 13 ही रहेगा। ठीक है, 16 इंटू 2 हो जाएगा 30। ठीक है, यही इन्होंने करा, यही सेम चीज आपका डेल में भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगी डेल में भी सेम चीज आपकी अप्लाई होगी। अगर डेल में हम यही सेम प्रोसेस को देखते हैं तो डी का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना हो जाता है, तो डी का प्लेस वैल्यू आपका 4 हो जाता है। ठीक है, ई का प्लेस वैल्यू जो है 5 हो जाता है। ठीक है, एल का प्लेस वैल्यू 12 हो जाता है और यहाँ पे एल का प्लेस वैल्यू 12। ठीक, पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो यहाँ पे 8। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 12 और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। तो कितना निकल आएगा 8 5 12 24। तो यहाँ पर देखो 8 5 12 24, तो मतलब सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट क्लियर। अगला, एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन 7 व्यक्ति में देखो अभय मोनू का पुत्र है। चलो भाई पहले यहाँ पे लिख देते हैं, एक हो जाता है अभय। अभय जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, पुत्र हो जाता है। किसका पुत्र हो जाता है, तो यहाँ पे मोनू का पुत्र। ठीक है, चलिए निकुंज अंजलि का पुत्र है। निकुंज यहाँ पे एक हो जाता है, चलो निकुंज को लिख देते हैं कि ये जो निकुंज है ये किसका पुत्र हो जाता है, तो ये अंजलि का पुत्र हो जाता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, निकुंज अंजलि का पुत्र है। मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। मेघा है एक यहाँ पे और श्रेया। ठीक है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्री हैं। तो हमने कहा ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, मेघा हो जाती है। ठीक है, श्रेया हो जाती है, ये दोनों की दोनों यहाँ पर किसकी पुत्रियां हो जाती हैं, तो राकेश की जो है वो यहाँ पे पुत्री क्या हो जाती है, पुत्री हो जाती है। तो यहाँ तक समझ गए, राकेश की पुत्री। राकेश की शादी जो है वो यहाँ पे किससे हुई है, अंजलि से हुई है। राकेश जो है इसकी शादी किससे हुई है, ठीक है ना, अंजलि से हुई। तो निकुंज इन दोनों का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, पहली चीज। मोनू की शादी जो है वो आपकी किससे हुई है, यहाँ पे श्रेया से हुई है। अब ये जो मोनू है इसकी शादी किससे हुई है, श्रेया से हुई है। तो मोनू का यहाँ पे साला क्या लगेगा, भाई। ठीक है ना, सॉरी निकुंज यहाँ पे लगेगा। मोनू की शादी श्रेया से हुई। अभय का राकेश से क्या संबंध है आपको बताना। अभय जो है इसका जो है राकेश से क्या संबंध है भाई। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कौन हो जाएगा, नाती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राकेश जो है नाती हो जाएगा, क्योंकि राकेश की पुत्री श्रेया, श्रेया का पति मोनू और उसका लड़का यहाँ पे अभय। तो अभय यहाँ पर क्या है, राकेश का नाती। ठीक, क्लियर। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे क्या है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैथ्स का है। ठीक है, आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत है, कह सकते हैं। गुरप्रीत एक दुकान पर गई, उसने एक सोफा खरीदा, उस पर 20% का डिस्काउंट मिला। यदि उसे 30% डिस्काउंट मिलता तो 1000 रुपये और बचा पाती। तो सोफे की कितनी वैल्यू में उसने खरीदा है। ठीक है, चलो ये बताओ सोफा कितनी वैल्यू में खरीदा है।
क्या हमें सोफे का कहीं पर भी अंकित मूल्य पता है? बोलेंगे नहीं पता। जो मूल्य नहीं पता होता उसको हम लोग एक्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताओ। हाँ या नहीं बताना। कहने से बिल्कुल हम लोग एक्स मानते हैं। ठीक है, एक्स मान लिया। 80% का डिस्काउंट है तो 80/100 को क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे 8/10 लिखेंगे या फिर 8x/10 लिख देंगे। अब 30% का डिस्काउंट के बाद सोफा जो है वो कितने का हो जाता है, तो बोलेंगे सर 30% डिस्काउंट के बाद मतलब हमारे पास कितना रहता है 70/100। ठीक है, 10 से 10, 20% डिस्काउंट 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x/10। ठीक है, चलिए अब देखो समझो क्या कह रहा है। 30% के डिस्काउंट पे वह 1000 बचा पाती। अगर 30% का उसको डिस्काउंट मिलता तो वो 1000 बचा पाती, तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 8x/10 बराबर 7x/10, और 1000 आपकी बचा पाती तो प्लस 1000 कर देते तो x बराबर हमारा कितना निकल आएगा, x बराबर हमारा 10,000। ठीक है, और गुरप्रीत उस सोफे को कितने मूल्य में खरीदा है। ठीक है, उसको 20% डिस्काउंट पे मिला है सुपरना की 30% डिस्काउंट। तो 20% का जब आपका डिस्काउंट यहाँ पे लगता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80/100, 2 0 से 2 0 कट, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 8000 जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा डी जो है हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे सामने क्या है। 72,800 की धनराशि पर 10% का वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, सिंपल फॉर्मूला लगा के कर लेना, तब भी बहुत इजीली जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एक व्यक्ति अपने बेटे ए बी सी के बीच में 45,000 18,000 की दो अलग अलग राशियों का वितरण करता है। 45,000 पहली राशि को 3:7:5 के अनुपात में एक परिवार जो है मासिक आय और खर्च का जो अनुपात है 14:11। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 है तो परिवार की मासिक आय आपको बताइए क्या है। देखो कोई एक परिवार है जिसकी मासिक आय और खर्च जो है वो आपको दो यहाँ पे दे रखे हैं 14:11 दे रखा है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि रेशियो में है तो इसको क्या लिख देंगे, रेशियो में जब भी कोई नंबर आपका होता है तो उसको लिख देंगे 14x। ठीक है, रेशियो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11x। ठीक बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। बचत कैसे निकलती है ये बता सकता है। बचत निकलती है आय और जब खर्च, जितना आपका खर्च हो जाता है जो आपकी आय होती है उससे आपकी बचत निकलती है। तो बचत बराबर हमारा क्या होता है, बचत बराबर हमारा हो जाता है आय माइनस क्या हो जाता है हमारा खर्च। ठीक बोलेंगे, बिल्कुल ठीक। तो अगर आय हमारी पहले से कितनी दे रखी है 14x दे रखी है, खर्च हमारा 11x है, तो बचत जो है वो यहाँ पर से कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इधर आइए। हाँ या नहीं बताइएगा, बिल्कुल सही होगी। ठीक है, अब देखो मासिक बचत 13,500 है तो परिवार की मासिक आय क्या है, तो मासिक बचत बराबर अगर हम बात करते हैं तो 3x बराबर हमको कितना दे रखा है 13,500 दे रखा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13,500 बटा हो जाएगा 3, होगा कि नहीं। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 4500। ठीक है, कितना हो जाएगा x बराबर जो है हमारा 4500। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए मासिक आय बतानी। तो जो हमारा x बराबर 4500 है तो मासिक आय जो है वो हमारी कितनी थी, मासिक आय का जो रेशियो था 14 था, तो 14x हमारा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 14 इंटू कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हमारे पास निकल आएगा 63,000 जो है वो करेक्ट आपका ऑप्शन से लिखा है। ठीक है, क्या निकल आएगा 63,000 जो है वो हमारे यहाँ पे सही आपका ऑप्शन आंसर लिख लें। ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपका हो जाता है एक तरीके से रेलवे का पूरा पेपर हो जाता है, पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ ये एक आपका मॉडल पेपर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके रेलवे के अंदर आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे रेलवे के अंदर बनते हैं। तो पहला चीज तो ये है कि एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, आपको जीएस थोड़ा सा डिटेल से इसलिए बताते हैं। कोई एक क्वेश्चन है अगर मान लो जीएस को हमने थोड़ा सा डिटेल से बताया, कोई हो सकता है डिटेल से बताने पे वहाँ
ऐसी डिटेल हमने आपको बता दी कि उससे क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाए, है ना। तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बताया। बाकी याद रखिएगा रेलवे के पेपर अब आपके डेली जो है डेली बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ये जरूर कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। बाकी लाइक जरूर करा करिए, उससे थोड़ा सा ये होता है कि हमारा भी मनोबल बना रहता है, हमको लगता है कि हाँ यार सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लगभग इतना प्रयास तो कर रहे हैं कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं, है ना। और बाकी जो आपको होमवर्क में दिया है उसका आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा, जिसका 24,000, ठीक है, 24,000 के अप्रोक्स उसका आंसर आ रहा है, तो वही उसका सही आंसर है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाकी अगर किसी को रेलवे की एग्जाम की मॉडल पेपर या पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक है। आप डायरेक्टली वहाँ पे जाओगे, मैसेज करोगे, हमसे डायरेक्टली आप जुड़ जाओगे, जाके आपको जो भी सारी चीज़ें हमारे द्वारा वहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद। क्लास सपोर्ट सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए और बने, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।